तो 5th और 6th सर्विस में यहाँ पे इन्होंने ढंग से ये जो सील होती है उसको ढंग से बंद नहीं किया। तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि यार बजाज वालों ने फिर से ठग लिया है। उस समय आपको ये बाइक लेनी चाहिए N250। तो मेरा साफ और सीधा आंसर है सो हेलो एंड वेलकम बैक टू DDN Moto3। आज मैं फिर से खड़ा हूं अपने लाल सांड के साथ, यानी कि मेरी N250 रेड कलर की। और अब मेरी बाइक चल चुकी है 25,000 किलोमीटर और लगभग 2 साल हो जाएंगे इसको खरीदे हुए। 6 सितंबर को खरीदी थी मैंने ये बाइक, 6 सितंबर 2024 को। और कुछ दिन में या आज लगभग 21 अगस्त और 15 दिन के अंदर इस बाइक को आपके 2 साल हो जाएंगे। 25,000 किलोमीटर चलने के बाद और लगभग 2 साल और कुछ सर्विसेज 6 सर्विस हो चुकी है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक के साथ वो मैं सारा का सारा इस पे शेयर करूंगा कि इसकी इंजन परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसका कंफर्ट कैसा है और सर्विस में मेरे को क्या क्या आफत आई और क्या क्या बाकायदा मेरे को एक कंपनी वगैरह से दिक्कत है। तो ये सब मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो बात करें इस बाइक के इंजन की, तो सिर्फ मैं किताबी बात नहीं करूंगा कि इसमें 249 सीसी का इंजन मिलता है और लगभग 24 की हॉर्स पावर और 21 का टॉर्क। वो सब आप किताबों से पढ़ सकते हैं, किताबों से और मैगजीन या जहां से भी आप देखना चाहें। मैं बात करूंगा एज अ यूजर इसके इंजन से मेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे को ये अच्छी लगती है। तो 2 साल के भीतर ऐसा इंजन से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। बहुत कंफर्टेबल चलता है इंजन, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इंजन पे टॉर्चर कर रहा हूँ या इंजन टॉर्चर हो रहा है। किंतु ऐसा है जब हम लॉन्ग राइड करते हैं, जैसे मैंने 200 किलोमीटर भी चलाई है, 300 किलोमीटर भी चलाई है और 750 किलोमीटर भी चला दी है। तो वो मैंने अभी चलाई है रिसेंटली अयोध्या के लिए। आप चैनल पे देख सकते हैं वो वीडियो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका। तो ये जो काफी सारे मैंने लॉन्ग राइड्स की हैं इस एक ही दिन के अंदर, तो उस पर एक चीज तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें जो आपको 5 गियर मिलते हैं उसके कारण कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इंजन पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं लॉन्ग टूरिंग में। जैसे आप 90 से 100 की स्पीड में चल रहे हो हाईवे पे, तब तक तो बाइक बहुत स्मूथ चलती है। फिर क्या होता है जब आप हाईवे पे होते हो तो थोड़ा सा आपको पुल लेना ही पड़ता है हाईवे पे, मतलब थोड़ा तेज चलने के लिए। तो जैसे ही आप 105 110 क्रॉस करते हो, बाइक क्रॉस कर रही होगी, आपको मीटर पे दिखेगा कि बाइक क्रॉस कर रही है स्पीड, लेकिन आपको ऐसा लगेगा आप अननेसेसरी प्रेशर दे रहे हो इंजन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाई स्पीड पे इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। हाई स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे तो जो पुल लेता है बहुत मजा आता है, आपको लगता ही नहीं कि इंजन पे आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो। लेकिन जब आप हाई स्पीड पे चलते हो 105 110 115 के ऊपर, तब दिक्कत देता है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि इस बाइक में आपको सिर्फ 5 गियर मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है वहीं पे आपको लगता है कि इस बाइक में अगर 6 गियर मिल जाते तो बाइक थोड़ा और स्मूथली हाई स्पीड पे चलती, और वहां पे हम ऐसा नहीं लगता कि इंजन पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि भाई 5वें गियर के बाद आपका आरपीएम ही बढ़ता रहता है, तो इसलिए इंजन पे लोड आएगा। वैसे इंजन ने ऐसी कोई दिक्कत मेरे को खास इस बाइक में नहीं दी है। तो कई लोगों को इसका डिजाइन MT-15 से कॉपीड लगता है। इसका स्पेशली फ्रंट, इसका जो फ्रंट है ये सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प और 2 फ्रंट में LEDs DRL, मतलब सुबह जलने दिन में जलने वाली। तो उसे देख के कई लोग बोलते हैं कि ये MT-15 की कॉपी है, लेकिन पर्सनली मैं नहीं मानता। हल्का फुल्का इंस्पिरेशन हो सकता है लेकिन फुल्ली कॉपीड भी नहीं है। बट ये लगती उससे बल्कि है, मतलब MT-15 बहुत ही ऐसी लगती है स्लीक, ये थोड़ी सी बल्कि है, तो इसे बैठ के चलाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। और अपने ओपिनियन से बताऊं तो डिजाइन वाइज मेरे को ये बाइक बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली ये जो गोल्डन शॉकर इन्होंने दे रखे हैं, रेड कलर की कलर स्कीम है, फिर वही व्हाइट वाले में भी इन्होंने गोल्डन शॉकर दे रखे हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अब इसके डिजाइन से मैं थोड़ा चिढ़ने लग गया हूँ। उसका कारण N164B, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हो चैनल में, आई बटन में लिंक होगा। अब जब से उन्होंने ये बाइक लॉन्च की है N164B, तब से मेरे को लग रहा है यार फिर से ठग लिया इन लोगों ने, बजाज वालों ने। क्यों? अब उसमें भी ये 37 mm के USD सस्पेंशन दे रहे हैं फ्रंट में 160 सीसी वाली बाइक में। इसमें मिलते थे तो इसका प्लस पॉइंट था। पहले उसमें 33 या 32 mm के मिलते थे 160 सीसी वाली में, अब उसमें भी 37 mm के दे रहे हैं। ऑयल कूल्ड दे रहे हैं और साथ ही साथ उसमें और कुछ फीचर्स भी दे रहे हैं, वो तो खैर अलग बात होगी। पर डिजाइन वाइज उन्होंने N164B को इसके बिल्कुल उसमें ला के खड़ा कर दिया है। तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि यार बजाज वालों ने फिर से ठग लिया है एक तरीके से, कि भाई वो छोटी बाइक में सब कुछ दे दिया, बड़ी बाइक में बहुत कम सामान दिया है। लेकिन फिर भी डिजाइन से इतनी कोई खास शिकायत है नहीं मेरे को। तो अब बात करें इस बाइक के कंफर्ट की, तो राइडर कंफर्ट जो है इसका 250 सीसी में मेरे को लगता है इससे ज्यादा बढ़िया किसी बाइक में नहीं मिलता। व्हील एंड कंफर्ट भी मेरे को लगता है इससे बेस्ट और कोई बाइक ऑफर नहीं करती है इस सेगमेंट में।
तो जो इसका पिलियन कंफर्ट है इस बाइक का, ये भी काफी अच्छा है। बस एक शर्त है कि ये जो इसके ग्रैब हैंडल्स निकले, ये कई लोगों को चढ़ते हुए जब वो बाइक पे चढ़ते हैं तो उनके पैंट वगैरह में या किसी सूट में या जो भी उन्होंने पहना है कपड़े, जैसे कुर्ता पजामा हो गया, उसमें ये ग्रैब हैंडल्स फंसते हैं, या किसी ने ढीली जीन्स या ढीला पैंट पहन लिया तो उसमें भी ये फंसते हैं। तो पिलियन कंफर्ट में आपको दिखाता हूँ मैं अभी इस पर चढ़ने में। मेरा जैसा 6.25 फीट का आदमी, उसे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है चढ़ने में पीछे। ये देखो पूरी टांग घुमा के, लेकिन मैं फिर भी पीछे बैठ नहीं पाया अभी। अब अगर मैं ऐसे बैठूं तो ये देख सकते हो थोड़ा सा, मतलब सीट कंफर्ट तो बहुत है इसमें, लोग इस पे लंबी राइड कर सकते हैं, लेकिन चढ़ने में इसमें दिक्कत होती है। मेरे जैसे बंदे को जिसकी टांगे भी ठीक ठाक है उसको दिक्कत हो रही है, तो जिनकी हाइट छोटी है उनको काफी ज्यादा दिक्कत इसमें होने वाली है। तो मेरे साथ कई लोगों ने इस पे बैठ के लॉन्ग राइड भी की है, जैसे कि मान लो यहाँ से लाखा मंडल पहाड़ की राइड, तो पीछे बैठ के किया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, बस उन्हें चढ़ने उतरने में थोड़ी आफत आती थी। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। राइडर कंफर्ट इस बाइक का बहुत ही जबरदस्त है। अब राइडर कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक पे मैंने 750 किलोमीटर एक ही दिन में, 540 किलोमीटर एक ही दिन में, 350 किलोमीटर एक ही दिन में मतलब कर रखे हैं ये सारे। तो राइडर कंफर्ट इस बाइक में है। लेकिन अगर आप छोटे हैं, आपका फ्रेम वगैरह छोटा है, तो थोड़ा सा आपको ये हैंडल वगैरह मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखो, ये इतना चौड़ा है, अगर मैं बैठ रहा हूँ इस बाइक पे चढ़ने के बाद आपको देखो, आपको हाथ बाहर को रखने पड़ते हैं थोड़े से, और मैं तो इस पोजीशन में काफी कंफर्टेबल हूँ। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी हाइट वगैरह कम है, उनको इस बाइक को ऐसे पकड़ने में दिक्कत आती है, तो यहाँ उनका राइडर कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ओवरऑल राइडर कंफर्ट इस बाइक का काफी अच्छा है, मतलब राइडर कंफर्ट एंड पिलियन कंफर्ट। बट ये चढ़ने उतरने में इस बाइक में थोड़ी दिक्कत आती है। राइडर को कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो पिलियन बैठ रहा है उसको दिक्कत आएगी, स्पेशली वो अगर लेडीज है या कोई बड़े हैं आपके घर के, या कोई भी ऐसा जो पारंपरिक परिधान। तो जैसे कोई ऐसा बंदा है जो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहनता है, आदमी औरत, तो उसे चढ़ने में इस बाइक पे दिक्कत आएगी। तो अब बात करता हूँ इस बाइक का हाईलाइट, यानी कि इस बाइक का हेडलाइट। N250 से बेटर हेडलाइट मेरे को नहीं लगता इसके सेगमेंट में किसी और बाइक का है। तो ये आप देख सकते हो N250 का DRL का प्रोजेक्शन, और ये है इसका लो बीम, और ये हमारा हाई बीम। तो हाई बीम में सीधा वो पेड़ तक रोशनी आ रही है, देख रहे हो। अभी तो खैर शाम है इसलिए आपको काफी हद तक क्लियर दिख रहा है सब कुछ, लेकिन जब रात हो जाती है तब आता है। तो इस बाइक में आपको हेडलाइट इतनी जबरदस्त मिलती है कि रात को आपको सही में कोई दिक्कत नहीं होती है। रात में आप जब राइड वगैरह कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती लंबा चलाने में, आपको दूर तक दिखाई देता है। खासकर जैसे आजकल आप जानते हो बारिश का मौसम में रोड वगैरह पे गड्ढे होते हैं, बारिश का मौसम हमारे यहाँ तो है ही है, या फिर कोई जैसे यहाँ पे जंगल वगैरह वाला एरिया है, जैसे आप देख सकते हो पीछे पेड़ वगैरह आप देख रहे हो, इसके पीछे आप देखो लगातार पूरी फॉरेस्ट की रेंज है, उधर से वहां से इधर तो आपका वो बिल्डिंग्स है, बट इधर फॉरेस्ट की रेंज है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत बढ़िया मिलेगी आपको। प्रोजेक्टर हेडलैम्प इस बाइक में मिल जाता है LED। और कभी कभी फायदा ये होता है हाईवे पे जब आप चल रहे हो, तो जैसे सामने वाले आपने देखा होगा बहुत सारे उद्दंडी लोग हाई बीम पे चलते हैं, मतलब रात में ऐसी जगह पे जहाँ पे हाई बीम की जरूरत नहीं है, तो वहां पे इसका मैं ज्यादातर डिपर पे चलता हूँ। लेकिन जब सामने से कोई हाई बीम मार रहा होता है तो मैं भी इस बाइक की हाई बीम खोल देता हूँ, और 90% चांस ये है वो बड़ी से बड़ी SUV भी वापस अपने लो बीम पे आ जाती है। तो इस बाइक का प्रोजेक्शन हेडलाइट का इतना तगड़ा है कि SUV वाले तक, स्कॉर्पियो, थार और जो भी है, उन तक को डिपर मारने पे मजबूर कर देती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्टर उनकी आंखों पे सीधा चुभता है। ये थोड़ा सा उनके लिए बहुत गंदा है कि अगर कोई बंदा है जिसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, तब तो बहुत गंदा फीचर है। लेकिन आपको रात में अगर दूर तक देखना है और सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है हाई बीम चुभा के, तो आप इसकी हाई बीम मारो और सामने वाले का आप डिपर पे ले आओ, फिर आप भी डिपर पे ले जाके चलाओ। तो कुल मिला के बात यह है, इसकी हेडलाइट बहुत जबरदस्त है इस सेगमेंट में। तो बात करूं इस बाइक की ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में आपको आगे भी और पीछे भी ड्यूल चैनल ABS मिलता है। ये रही ABS की प्लेट, पीछे भी लगी है इसमें ABS की प्लेट। वो आई थिंक अभी दिखेगी नहीं आपको ढंग से, बट फिर भी दिखाना। तो ये लगी है ABS की प्लेट पीछे भी, और ये है डिस्क ब्रेक, और इसमें पेडल डिस्क ब्रेक मिलता है, ये मतलब कट वाला डिजाइन। और आपको फ्रंट में भी पेडल डिस्क ब्रेक मिलता है, जिसमें आपको ABS की प्लेट मिल जाती है। यानी इस बाइक में आपको मिलता है ड्यूल चैनल ABS, यानी कि आगे पीछे दोनों आपने देख लिया ABS की प्लेट है, यानी ड्यूल चैनल ABS मिलता है इस बाइक में आपको।
तो ब्रेकिंग इस बाइक की बहुत ही जबरदस्त है। 80 90 100 से भी आप ब्रेक मारोगे बहुत जल्दी रुक जाएगी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इस बाइक का जो रेयर ब्रेक है वो फ्रंट ब्रेक के मुकाबले थोड़ा हल्का है। मतलब अच्छा है वो भी, लेकिन फ्रंट ब्रेक के मुकाबले वो थोड़ा आपको लैगी फील करेगा। मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको प्रेस करने के बाद। ब्रेकिंग में मैं आपको इससे सर्विस रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। जब इस बाइक की वॉशिंग होती है सर्विस के बाद, तो क्या होता है, जब मैं पिछला ब्रेक मारता हूँ कम से कम 15-20 मिनट तक इस बाइक का ब्रेक नहीं लगता। मतलब आपको ऐसा लगेगा पिछला ब्रेक लग ही नहीं रहा। हालांकि वो है कि उस समय इस पे कपड़ा वगैरह मारा गया है और बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं, ये इसी सर्विस सेंटर के साथ है, मैं यहीं देहरादून में है जो मेन, उन्हीं का सर्विस करवाता हूँ। बट ऐसा होता है कि पिछला ब्रेक, कई बार ऐसा होता है मेरे सामने कोई गाड़ी चल रही है सामने, और मैं पिछला ब्रेक सिर्फ धीरे करने के लिए, पूरा बंद करने के लिए, धीरे करने के लिए मैं पिछले ब्रेक का इस्तेमाल करता हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रेक ले ही नहीं रहा, फिर मैं वापस जाता हूँ उनके सर्विस सेंटर की, भाई ब्रेक नहीं ले रहा। तो बाइक कुछ देर खड़ी रहती है और थोड़ी देर बाद बाइक का ब्रेक अपने आप ही चल पड़ता है। हालांकि कमाल की बात है, अगले दिन बाइक के ब्रेक बिल्कुल वैसे नॉर्मल फील होते हैं। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू है तो एक्सपीरियंस तो आपसे शेयर करेंगे हम, कि फ्रंट ब्रेक तो नॉर्मल रहता है सर्विस की धुलाई के बाद, लेकिन रियर ब्रेक थोड़ा सा डिले मारता है। स्टेबिलिटी के मामले में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोगों ने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में वीडियो बना रखा है। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें कई लोगों ने बोला था भाई अगर आपको इसमें वॉबलिंग इशू आ रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे को वॉबलिंग इशू नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी पे मेरे को हाईवे पे कॉन्फिडेंस इशू, नॉट वॉबलिंग इशू। वॉबलिंग इशू मतलब टायर पीछे से हिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस इशू नहीं आता। वो उसका कारण है इसका नेकेड डिजाइन। कोई भी कितनी बड़ी बाइक आप ले लो, अगर उसमें फ्रंट में विंडशील्ड नहीं है, उसका डिजाइन एरोडायनामिक नहीं है, तो हाई स्पीड पे आपको विंड ड्रैग आएगा और आपको फील होगा कि इस बाइक में स्टेबिलिटी में, मतलब हाई स्पीड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कई लोगों ने ये बोला था मेरे को कि भाई अगर आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है तो आप अपनी बाइक में अपोलो अल्फा H1 लगा लो। हालांकि मैंने लगा लिया है अपोलो अल्फा H1 पीछे, और आगे लगा है C8 का टायर, C8 जूम आगे लगा है। तो मैं MRF के ही टायर डलवाता, लेकिन किसी भी जगह आउटलेट पे मेरे को MRF के टायर नहीं मिल रहे थे। भाई MRF ने 2 साल मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, लगभग 1.5 साल, और लगभग 20,000 किलोमीटर पे मैंने टायर चेंज करवा दिया था। टायर लगवाने के बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेबिलिटी में मेरे को फर्क नहीं आया। 100-110 के बाद बाइक अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ बाइक के साथ। हाँ, मतलब ऐसे चलाने में आपने देखा होगा, एक मिनट, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूं ऐसे करके बाइक भगाते हैं 150 पे, ऐसे तो भाग जाएगी। मैं ऐसे चलाने की बात कर रहा हूँ। चलाने में मेरा पोजीशन गियर होता है 100-110 पे, मैं यूं चलाता हूँ। अब ये हल्का सा मैं लीन फॉरवर्ड हुआ हूँ, लेकिन पूरा नहीं हुआ हूँ। तो तो इसमें क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को कंफर्टेबल चलना है, मेरे को कंफर्टेबली भगानी नहीं है। तो जब मैं 100-110 के ऊपर, स्पेशली 110 के ऊपर जब इस बाइक पर चलता हूँ और रोड थोड़ी सी खराब है, तो कॉन्फिडेंस इशू थोड़ा सा लगता है कि मैं बाइक से तेज चल रहा हूँ, ऐसा फील आता है। अगर वही मैं किसी फेयरिंग बाइक से 100 के ऊपर चलूँ तो एरोडायनेमिक अच्छा मिलेगा, विंड ड्रैग मेरे ऊपर से पास होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस इशू नहीं लूज होगा। हालांकि ये जरूर है कि रोड कंडीशन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे हाईवे पे एकदम से बम्प आता है, तो वहां आप एकदम से डगमगा जाते हो। मतलब आप चाहे कितनी बढ़िया बाइक ले लो, टू व्हीलर हमेशा कितने ही मतलब किसी भी हाईवे पे चला लो भारत के, कहीं ना कहीं आपको ऐसा बम्प मिलेगा हाईवे पे जो यूं होगा, बिल्कुल अच्छे खासे हाईवे पे 6 लेन 8 लेन पे, तो वहां आपका स्टेबिलिटी सारा गड़बड़ा जाता है। तो मैं ये कहता हूँ ऐसी जगह ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो सबसे पहला, इस बाइक के जो 4th सर्विस हुई थी वहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जो 5th और 6th सर्विस थी बाइक की, दोनों बार मैकेनिक दोनों अलग अलग थे। मतलब जो वर्क स्टेशन पे मैकेनिक होता है वो दोनों अलग थे, लेकिन फिर भी उन दोनों अलग अलग मैकेनिक से सेम गलती हुई। वो क्या, तो 5th और 6th सर्विस में यहाँ पे इन्होंने ढंग से ये जो सील होती है उसको ढंग से बंद नहीं किया, तो उस चक्कर में क्या हुआ, मेरा यहाँ से इंजन ऑयल नीचे से टप 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 मारने लग गया। तो 5th सर्विस में तो ये था कि भाई मेरे को कहीं इतना लंबा जाना नहीं था, तो मेरे को ज्यादा सरदर्द नहीं हुआ। हालांकि वो काम हो गया था 150 रुपए में, लेकिन फिर भी आफत तो आई मेरी। और जो 6th सर्विस थी उसमें यह था कि अगले ही दिन मैंने जाना था अयोध्या यहाँ से 740 किलोमीटर है मेरे घर से, और मैंने देखा यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर चलने के बाद मेरी बाइक से नीचे इंजन ऑयल ड्रिप कर रहा है। भाई अगर आप घर से इतनी दूर हो, लगभग 250-300 किलोमीटर दूर हो, और आप एकदम से देखो आपकी बाइक का इंजन ऑयल ही लीक मार रहा है, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और मन करेगा यार क्या सर्विस करके दी है इन लोगों ने। 2 अलग अलग मैकेनिक, दोनों से एक ही गलती कैसे हुई मेरे को नहीं पता। हालांकि मैंने उन लोगों को बोला है, वो बोलते हैं कि नहीं होगी और ह्यूमन एरर है, लेकिन फिर भी सेम गलती 2 अलग अलग मैकेनिक से बहुत ऑड है। खैर,
लेकिन वहीं पे मैंने बिजनौर में इसको करवा दिया और वहाँ और सस्ती होगी, वहाँ 50 रुपए के अंदर वो भाई ने इसको मतलब सील लगाई और पैक कर दिया और इंजन ऑयल मतलब गिरना बंद हो गया। हालांकि इंजन ऑयल ज्यादा नहीं गिरा था इस बार, ये अच्छा हुआ। तो उसके बाद मैंने पूरा अयोध्या का ट्रिप मारा, वहां तक गया, वापस आया, एक बूंद नहीं गिरा और तब से बाइक ऐसी ही है। तो ये दो बहुत बड़े बड़े वो हुए हैं। और इसके अलावा एक चीज और हुई थी, तो ये जो देहरादून की काफी सारी रोड है उनमें आजकल आप जानते ही होंगे गड्ढे हो गए हैं, जिन लोगों को देहरादून से है उन्हें पता होगा। तो क्या हुआ, ये कहीं पे एकदम से भिड़ी ये बाइक, उसका ऐसा लगा मेरे को कि इसका हैंडल यहाँ से लेफ्ट से थोड़ा सा नीचे को दब रहा है। तो कुछ नहीं था, बस यहाँ से नट ढीला हो गया था, वो बहुत इधर की तरफ एक नट होता है उसको टाइट किया उन्होंने और टाइट हो गया वो। तब से कोई दिक्कत नहीं हुई है, तब से चल गई, लगभग 2,500-3 हजार किलोमीटर से चल गई उसके बाद भी। लेकिन भाई जब दिक्कत होती है तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बाइक नीचे से झूल गई है एक तरफ को। तो ये एक मेरे को वो आया और गड्ढा था, यहाँ पे काफी सारे गड्ढे हैं, रोड पे पानी भरा रहता है, पता नहीं चलता कितनी नीचे बाइक घुस गई आपकी। तो ये दिक्कत मेरे को एक हुई इस बाइक में। अच्छा, एक चीज और है इस बाइक में जो मेरे को थोड़ा सा कमी लगी, इस बाइक में रस्टिंग इशू अभी मैंने काफी हद तक सॉल्व कर दिया है, आप शॉर्ट देख सकते हो। और वैसे मैं एक पूरा वीडियो भी लाने वाला हूँ हमने कैसे इसका रस्टिंग हटाया था। अभी जो ज्यादा करके आपको दिख रही है रात में ये लाइट के कारण धूल वगैरह ही है, लेकिन इस बाइक पे यहाँ पे पूरा रस्ट आ चुका था। तो ये एरिया में रस्टिंग के इस बाइक में थोड़ा रस्टिंग का इशू रहा है यहाँ पे, बट हमने सॉल्व कर दिया। बट ये रस्टिंग इशू भी हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, तो इस बाइक में एक और प्रॉब्लम है। वैसे कुछ खूबियां भी है, जैसे इसमें लाइट वगैरह बंद करने का फीचर मिल जाता है, डबल स्टैंड मिलता है, किसी बाइक में नहीं मिलता, ये तो बहुत मस्त चीज है इसमें। खैर, एक ड्रॉबैक है इस बाइक का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो, इसका टर्निंग रेडियस ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रक घुमा रहा हूं। ये देख रहे हो, हल्का सा अगर आपका ध्यान ना रहे तो आप डिसबैलेंस हो सकते हो उस बाइक पे ऐसे यू टर्न मारते हुए। अब बात करें सन 2026 में, 2026 भी अब खत्म ही होने वाला है, उस समय आपको ये बाइक लेनी चाहिए N250? तो मेरा साफ और सीधा आंसर है नहीं। अब इसी का जो छोटा भाई है N164V, वो इससे ज्यादा आपको फीचर्स ऑफर कर रहा है। इस बाइक में मैंने कई बार बोला, इस बाइक में ये LCD मीटर मिलता है, इतने पैसे खर्च करने के बाद LCD मीटर भी मिलता है इसमें। और मैंने तो ज्यादा ही किए थे, मैंने किए थे 1,80,000 रुपए GST वगैरह रिफॉर्म होने से पहले। और ना मेरे को, हाँ, उसके बाद काफी सारे फीचर भी मिले। जब जिन लोगों को ये 1,60,000 की ऑन रोड मिली है उनको जैकेटें मिल रही है। मतलब मेरे साथ तो यार भेदभाव ही हो जा रहा है जब से बाइक ली है। खैर, तो इस बाइक में आपको LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वहीं N164V के टॉप मॉडल यानी SS में आपको मिल जाता है TFT। ऊपर से उसमें गूगल मैप मिररिंग मिलता है, इसमें मिलता है आपको ये टर्न बाय टर्न। इसके अंदर सिर्फ यूं ऐसे एरो दिखेगी आपको LCD में, वो आप देख सकते हो, मैंने जहाँ पे मीटर कंसोल एक्सप्लेन किया उस वीडियो में भी देख सकते हो। तो वो वाला बहुत मतलब इरिटेटिंग फीचर लगता है मेरे को, मतलब पर्सनली मेरे को कुछ खास फीचर वो लगता नहीं है। लेकिन गूगल मैप मिररिंग बहुत बढ़िया फीचर है। उसके अलावा उसमें ऐसे ऐसे फीचर मिल रहे हैं। और हाँ, अब वो बाइक भी ऑयल कूल्ड आती है, पहले ये थी ऑयल कूल्ड, अब वो बाइक भी ऑयल कूल्ड आ रही है और गोल्डन सस्पेंशन उसमें भी मिल गया। उसके सारे वेरिएंट में आपको गोल्डन USD मिल रहे हैं, इसके ब्लैक वेरिएंट में आपको गोल्डन USD सस्पेंशन नहीं मिलता। मेरे हिसाब से इस समय N164V SS, अब तक इस बाइक का कोई अपडेट नहीं आया, तो अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से N164V SS ज्यादा सेंस बनाती है इसके मुकाबले। फिलहाल तो मैं कहूंगा अभी ये बाइक लेना पता नहीं, ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरा, कुछ महीने तो आपको बाइक लेनी ही नहीं चाहिए, कोई भी, चाहे 160 हो, 1250 हो या कोई भी बाइक हो। एक बार पहले थोड़ा रिफॉर्म हो जाए ना, E20 आएगा, E25 आएगा, E30 आएगा, तो पहले हमें पैसे बचाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। गाड़ी तो हम कभी भी ले लेंगे, तो हम ऐसी बाइक पे फोकस करेंगे कि जिस बाइक में हमें सब कुछ फीचर मिल जाए, मतलब ज्यादा फीचर भी ना मिले, लेकिन जिस चीज से बाइक चलती है, यानी कि पेट्रोल तो ठीक मिले। अब यही है, और इसी के साथ वीडियो करते हैं यही समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रात हो गई है, घर जाके